अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। आज प्रोग्राम हमारा बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि कप्तान तो हमारे साथ साथ होती हैं, साथ ही साथ मेरे उस्ताद मोहतरम जो कि गुस्से से देख रहे हैं, उनका बाद में इंट्रो करवाएंगे। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए आज पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान होना था, लेकिन अब तक स्क्वाड का ऐलान नहीं हो चुका। मैं यही डिस्कस कर रहा था पैनलिस्ट से, मैं कहा क्या कोई रास्ता है कि तरले मिनते करके कहा जाए कि एक दिन और सब्र कर जाओ, अगला मैच खेलने दो, उसके बाद हम स्क्वाड का ऐलान करेंगे। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन सा प्लेयर जगह बनाने में कामयाब होगा। हसन अली को तो रिलीज कर दिया गया उनकी काउंटी चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा अगर बात करूं तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला कल T20 मैच खेला जाना था हेडिंगली में, अनफॉर्चुनेटली रेन वॉश हुआ, टॉस भी ना हो पाया, शदीद तरीन बारिश वहां पर लगी हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट T20 मैच था पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि गैरी कर्स्टन पहली दफा पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर रहे थे। और जब मैं आई वॉच की बात कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोच के लिए, ताकि पहला T20 मैच और आपने फुल फ्लेज टीम के साथ जाना था, ताकि वही टीम तश्कील होती है आपकी सिलेक्शन के लिए जो कि आपने वर्ल्ड कप के लिए भी लेके जानी है। अनफॉर्चुनेटली पहला जो T20 मैच है वो वॉश आउट हुआ था। दूसरा T20 मैच 25 तारीख को खेला जाना है, सबकी नजरें उस पर होंगी क्योंकि इंग्लैंड एक बड़ा स्ट्रॉन्ग साइड इस वक्त T20 के अंदर आपको नजर आती है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। उसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के माबैन 3 वनडे मैच सीरीज का आज पहला मैच खेला जाएगा। ये आपको पता है कि वनडे चैंपियनशिप का हिस्सा भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली T20 सीरीज में तो हमें बुरी तरीके से शिकस्त हुई, लेकिन वनडे के अंदर अगर मैं बात करूं तो कप्तान भी बात करी थी, इंग्लैंड आपको ज्यादा डेंजरस साइड नजर आती है क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट वो खेलते हैं, रेगुलर बेसिस पे खेलते हैं। देखने वाली बात है कि हमारी जो कॉम्बिनेशन है टीम की वो इस दफा वनडे में क्या उतरेगी आज के मैच में। उसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान हॉकी टीम को हॉलैंड के लिए आज वीजे मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान ने हॉलैंड में जाके कुछ अपना मैचेस खेलने थे, फ्रेंडली मैचेस खेलने थे। उसके बाद पोलैंड के अंदर आपको पता है नेशंस टूर्नामेंट खेला जाना है, बड़ी इंपॉर्टेंट अपना नेशंस टूर्नामेंट है पाकिस्तान के लिए। ऑल्समैन से जब बात हुई थी उन्होंने यही कहा था कि जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है एग्जीबिशन मैचेस जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को वापस एक पटरी पे लेके आना। और अगर बात करें इस वक्त जो पोलैंड के अंदर मैचेस खेले जाने वो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए आगे प्रो लीग के लिए। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से कैरी ऑन किया, क्या इसको आगे भी कामयाबी से लेके चलती है सफर को या नहीं लेके चलती। लास्टली अगर बात करूं कबड्डी एसोसिएशन भारत इंटरनेशनल मैचेस में शिरकत पर पाबंदी लग गई है। वर्ल्ड कप से भी उन्होंने टीम अपनी आउटसाइड अपना बाहर निकाल लिए क्योंकि कुछ मामला थे उनके फेडरेशन के इश्यूज की वजह से, इसलिए वहां पर पाबंदी लगाई गई है। हमेशा ये बात होती है कि आपको स्पोर्ट्स के अंदर स्पेसिफिकली थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स को दूर रखना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि स्मूथली स्पोर्ट्स जो है वो रन किया जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा इट्स एन इंपॉर्टेंट मैच, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप सर पे है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड अनफॉर्चुनेटली पहला T20 मैच वॉश आउट हुआ था। मुझे इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, हमारे शो का हिस्सा परमानेंट, आप देखते भी रहते हैं हमारे शो में, सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सना आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अहमद नवाज जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, हमारे को एंकर भी, आप देखते भी रहते हैं इनको शो में। अहमद भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच जी। आपके होस्टिंग के स्किल्स तो इम्पेकेबल थे, लेकिन आज मैं नोट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग के स्किल्स भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। एक्टिंग के स्किल्स वो हाँ। माफी चाहेंगे आज के टाइम पे लेकिन बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कप्तान अगर थोड़ा सा बात करूँ पाकिस्तान टीम की बात करना चाहूँ, इंपॉर्टेंट था पहला मैच, मैं वही कल बात कर रहा था, एनालिसिस अपनी जगह, कोचिंग एक्सपीरियंस अपनी जगह, लेकिन जो एक आई वॉच होती है वो एक बड़ा डिफरेंट एक अपना मोमेंट होता है। अब पहला मैच नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हर्ट तो जरूर होगा पाकिस्तानी फैंस को और पाकिस्तान टीम को। देखिए ज़्यादा जो आपका इस तरह के मैचेस का फ़ायदा और नुकसान होता है कि वर्ल्ड कप की आप एक अपनी टीम की स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर रहे होते हैं, प्लानिंग फाइनलाइज कर रहे होते हैं। और इंग्लैंड जैसी ऑपोजिशन आप देखिए वो इतना सीरियस है इस सीरीज़ के लिए कि उन्होंने आईपीएल से प्लेयर्स बुलवाए हैं और आईपीएल वालों को काफ़ी नाराज़ भी किया है, जो कि जनरली हमने नहीं देखा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता है। और अगर आपको याद होगा तो पिछला वर्ल्ड कप भी T20 वर्ल्ड कप से पहले भी इंग्लैंड 7 मैचेस की सीरीज़ खेलने पाकिस्तान आया था, तो इसका मतलब है वो हमारी टीम को बहुत सीरियसली लेते हैं T20 फॉर्मेट में। वो सीरीज़ इन्होंने 4-3 से जीती, ये सीरीज़ भी मैक्सिमम स्ट्रेच की है कि 4 मैच, वरना जनरली आपको पता है अनइवन नंबर होता ताकि एक फाइनल राउंड हो। तो अच्छी चीज़ है कि आप इसको अब 3 मैच सीरीज़ लेके खेल सकते हैं क्योंकि होपफुली अगले मैचेस में बारिश ना हो। तो आई थिंक अब बारिश का तो आप कुछ नहीं कर सकते, इंग्लैंड में तो ऐसा पॉसिबल है, बट ओवरऑल इससे नज़र आता है कि पाकिस्तान टीम को कितना हाई रेट किया जाता है T20 फॉर्मेट में, कि फिर वो वर्ल्ड कप में जाने से पहले सबसे पहले जो आखिरी मैचेस जिन टीम के साथ खेलना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान उन्होंने, क्योंकि इंपॉर्टेंटली आपको पता होगा जॉस बटलर ने बात की थी पाकिस्तान बॉलिंग अटैक के बारे में अहमद भाई के, वन ऑफ द वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वन ऑफ द डेंजरस साइड्स आपको नजर आती है। हेडिंगली में अगर बॉलिंग अटैक आपका होता तो ऑटोमेटिक आपकी 4 सिलेक्शंस नसीम, आपका क्या नाम है इसका, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर एंड हारिस रऊफ होते।
लेकिन पाकिस्तान की अगर ओवरऑल बात करूं अपना स्क्वाड की, कैसा देख रहे हैं? आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ है, जिस तरह आपने कहा कि तमाम नज़रें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हैं कि स्क्वाड का ऐलान होना है। अब बहुत सारी चीज़ें इन पर्टिकुलर टीम के साथ चलती रही हैं। कुछ प्लेयर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स भी आई कि जहाँ पर उनको श्योरिटी दी गई है कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो बहुत सारी ऐसी खबरें चलती रही हैं, बट आई थिंक इस इंग्लैंड की सीरीज़ के बारे में कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस रहे हैं। बट ओवरऑल आई थिंक इंग्लैंड को ये बिल्कुल जिस तरह सना ने कहा कि वो आपको बहुत एक अच्छी साइड रेट करते हैं, दे वांट टू प्ले क्रिकेट अगेंस्ट यू। इसके अलावा आपके लिए भी ज़रूरी है कि देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अब इन 3 मैचेस को रिज़ल्ट ओरिएंटेड रखते हैं या आप ज़रा एक कहते हैं ना, आप बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब ये एक टू फेस थ्योरी हो सकती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन 3 मैचेस में अब आपको ना सिर्फ पाकिस्तान टीम को, मैनेजमेंट को, बल्कि आई थिंक जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी इस सीरीज़ को रिजल्ट ओरिएंटेड होकर ना देखें। ये 3 T20 जो हैं, ये पाकिस्तान के पास एक भरपूर मौका है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए स्ट्रगल करता है, आप पहले बैटिंग करें। अगर आप टॉस जीतते हैं, आप अपने कुछ कॉम्बिनेशंस चेंज कर सकते हैं। अगर तो आपको लगता है कि आपके कुछ स्पिनर्स वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, तो आप उनसे ज़्यादा बॉलिंग करवा सकते हैं। आप फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये 3 मैचेस, जिस तरह सना ने कहा कि वो 4 से 3 मैचेस की सीरीज़ आ गई है, मेरा तो यही ख्याल है कि सबसे पहले तो ये फैसला करना होगा, थोड़ी बहादुर क्रिकेट खेलनी होगी। कप्तान को ज़रा बहादुरी दिखानी है कि जी हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे, ये हमारा एक आखिरी टेस्ट है, इसमें जो हम तजर्बात करना चाहते हैं वो करके तो फिर हम वर्ल्ड कप के लिए रवाना। आपकी बात बिल्कुल एग्री मैं करता हूं, लेकिन कप्तान फिर वही 2 चीज़ें आ जाती हैं। अहमद भाई की जो बात उन्होंने की, मैं खुद भी चाहता हूं कि एक्सपेरिमेंट्स आप करें वर्ल्ड कप से पहले, ताकि आपके पास एक प्रॉपर फ्रेश टीम, आपको पता हो कि यार इस कंडीशन में लड़के खेल सकते हैं। बेशक टीम सेलेक्ट भी क्यों ना आपकी हो जाए, बैकअप प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं। लेकिन उसके 2 पहलू हैं। एक है पॉजिटिविटी जो हम समझ रहे हैं कि हाँ होना चाहिए। एक पहलू अनफॉर्चुनेटली फैन का प्रेशर भी होता है कि भाई सीरीज फिर आप हार गए, आप वर्ल्ड कप में किस मुंह से जाओगे। इन मामलात को भी कहीं ना कहीं फिर देखना पड़ता है आपको। देखिए, फैंस के अंदर वो मेच्योरिटी अब आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए वर्ल्ड कप सबसे बड़ा टाइटल है। आपको ये सीरीज़ जीत के आप अगर वर्ल्ड कप हार जाते हैं तो फैंस अगले 1 महीने बाद नाराज़ ही होंगे ना आपसे। अगर आप इस सीरीज़ में अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा कुछ हो जाता है और उसके बावजूद आपको, देखिए, एक तो मैचेस ज़रूरी होते हैं टीम स्क्वाड अनाउंस होने के लिए, पर एक स्क्वाड के अंदर जो 15 लोग हैं उनके डिफरेंट रोल्स, एक बंदे का ही डिफरेंट रोल हो सकता है टीम के अंदर, और उसको हर तरह की आदत, जो अगर फॉर एग्जांपल मिडिल ओवर में 5 नंबर पे बारी कर रहा है, उसकी बारी तब भी आनी चाहिए जब 12 पे 3 आउट हो, और उसकी बारी तब भी आनी चाहिए जब 100 पे 3 आउट हो, ताकि वो दोनों सिचुएशंस में से किस तरीके से टीम को मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है वो काम कर सके। तो ये आई थिंक इन मैचेस को आपको इस तरह से लेना पड़ेगा कि जो आपकी रोल डेफिनेशन हो चुकी है या होनी बाकी है, आई होप कि अब होनी बाकी ना हो, आई होप कि हो चुकी हो, बिकॉज मैं फिर बात करती हूँ कि हम ऑलरेडी लेट हैं तैयारी में। तो हम सिर्फ डिफरेंट प्लेयर्स को डिफरेंट सिचुएशंस में ऑटोमेटिक होगा जब अच्छी 2 टीमें खेलती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर मैच में आपकी 50 रन की पार्टनरशिप होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर मैच में आप 100 पे 2 आउट होंगे। फ्लक्चुएशंस ऑलरेडी आएंगी, तो आपके सिर्फ प्लेयर्स को एडजस्ट करना है डिफरेंट सिचुएशन से। आई थिंक ये बेहतरीन सीरीज़ है दोनों टीमों के लिए अपने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। अहमद भाई, पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड अनाउंसमेंट की बात करूं, वाहिद टीम है जो अभी तक लेट है। कल जो उनसे आपको पता है स्क्वाड अनाउंसमेंट की डेट है, परसों एक मैच है। मैं भी कप्तान से ही ऑफर बात कर रहा था, क्या कोई तरीकाकार है कि थोड़ा तरले मिनते करके कि अल्लाह का वास्ता, अच्छा, एक मैच है, एक मैच में थोड़ा सा इंतजार कर लें? नहीं, अगर इंतज़ार ना करें और मैं आपको ये कह दूं कि मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्क्वाड बता देता हूं, तो वो जिस तरीके से आपने हंसी Sources- है ना, तो Sources नहीं, हैं। सोर्सेज Sources तो है नहीं, ना। अंदाज़ा आजकल लगा रहे हैं, सोर्सेज तो खैर नहीं कह सकते। सोर्स पे जाना है तो आई थिंक हमारे साथ कप्तान हमारी जो है वो बेटर आपको न्यूज़ दे देंगे। बट आई थिंक लेट मी जस्ट ब्रेक द आइस मोर। चिड़िया क्या कहती है? नहीं, बताएं। कोई चिड़िया वगैरह नहीं है। आई थिंक ट्रेडिशनल पाकिस्तान का स्क्वाड जा रहा है, कोई ऐसी तब्दीली नहीं है। उसमें मैं, अगर आप चाहते हैं तो जो मुझे लगता है, और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर है कि ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे लगता है ये स्क्वाड होगा, ये कहीं पे फाइनल नहीं है, इसको कोट ना कीजिएगा। या आप कोट करें आज जरा ट्विटर के ऊपर, अहमद भाई का लिख बाबर- मेरे ख्याल से नीचे चला दे। टिकर चला दें जी आज। साइम अयूब, फ़खर जमान, बाबर आजम, रिजवान, ये आपके 4 खिलाड़ी हो गए। उसके बाद आज़म खान है जी, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह बना रहे हैं। इफ्तिखार अहमद जगह बना रहे हैं। उस्मान खान जगह बना रहे हैं आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में।
उसके बाद शादाब खान है, इमाद वसीम मुझे है। मुझे लग रहा है मैं वहाब रियाज के साथ बैठी हूँ। वैसे अच्छा, वैसे ये इमिटेट करना चाहिए। जिस तरीके से पढ़ रहे थे हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से फिर मुझे पूरी तरतीब से पढ़ने दें। मुझे अपनी टीम सिलेक्शन याद आ गई, एक प्लेयर के नाम हाँ, आ रहे हैं। मतलब बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान। अच्छा खैर, एनीवे, जिस तरह मैंने कहा, साइम अयूब, रिजवान, बाबर, फ़खर, आजम, इफ्तिखार, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, अबरार अहमद, उस्मान खान, जिस तरह के मैंने कहा, हारिस रऊफ और वहाँ पे एक सवाल है और अब्बास आफरीदी। ये आपका वहाँ पे एक सवाल है नहीं छोटा नहीं सा। नहीं कप्तान जो स्क्वाड अपना अनाउंस, क्योंकि मोर ओवर यही स्क्वाड हाँ। आ रहा है खबरों में कि बार बार यही स्क्वाड होगा, ऊपर से तस्दीक भी कर दी अहमद भाई ने जिस तरीके से पढ़ रहे थे बैठ के। लेकिन थोड़ा सा ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर फिर वही बात आपको साइम अयूब की कल भी हम कर रहे थे, उन पे कितना एडेड प्रेशर है। इंग्लैंड सीरीज इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप तो अपनी जगह है, लेकिन इंग्लैंड सीरीज भी कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर कितना होगा उस पर? देखिए ऑब्वियसली आपके पास सबसे ज़्यादा प्रेशर है ही इस वक्त ओपनिंग पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो पीछे प्लेयर्स बैठे हैं एज ए रिज़र्व, वो आपके पास ओपनर्स के तौर पर बैठे हैं। तो वहाँ पर जो फेलियर का गुंजाइश है वो कम है। अगर आपके 2-3 मैचेस में हो गया तो आपको रिप्लेस कर लिया जाएगा। बाकी जो स्लॉट्स हैं उसमें फिर भी इतना फेलियर का ऑप्शन नहीं है। आपको पता है बॉलर्स तो वैसे ही रोटेट होते हैं, उनको बॉलर्स थोड़ा सा अपने आप को रखते भी हैं प्रिपेयर कि मैं अंदर बाहर हो जाऊँगा। बट ज़्यादा आपका मिडल ऑर्डर में इतना बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आप नहीं ला सकते, बाहर इतने लोग मौजूद नहीं हैं। सलमान अली आगा जैसे इन्होंने जो स्क्वाड बताया, इसका मतलब है सलमान अली आगा भी नहीं है, हसन अली भी नहीं है, और तीसरा आपने किसको ड्रॉप किया है? जो स्क्वाड अभी इंग्लैंड के स्क्वाड कैसे तीन प्लेयर। हमें इजाजत दें, एक शॉर्ट से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अहमद भाई की तस्दीक शुदा स्क्वाड पे बात करेंगे। इस वक्त हम तस्दीक शुदा स्क्वाड जो कि अहमद भाई बता रहे थे उसके ऊपर हम बात करें। कप्तान, तस्दीक शुदा स्क्वाड आपके पास भी आ गया? भाई हम मेरे ख्याल से शाजी ने भी कल यही स्क्वाड बताया है, अहमद ने भी ये स्क्वाड बता दिया, तो अब तकरीबन 95% तो फाइनल हो चुका है। स्क्वाड है कि सलमान अली आगा इस टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। हसन अली तो ऑलरेडी उनको रिलीज़ कर दिया गया उनकी काउंटी के लिए, और इरफान खान न्याजी। और समझ भी यही आती है बिकॉज देखें आपके पास दो ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो ऑफ स्पिन कर सकते हैं। साइम अयूब भी आपके पास मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद भी मौजूद हैं। तो सलमान अली आगा को अगर आप रखते हैं तो आप तीन एक जैसे, मतलब एक जैसे तो नहीं है बट फिर भी सिमिलर कैटेगरी के प्लेयर्स रख देंगे। इसी तरह इरफान खान न्याजी के लिए अभी बहुत अर्ली हो जाता है अगर वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में चले थे। परफॉर्मेंस अच्छी है बट अंडर द बेल्ट मैचेस इतने ज़्यादा नहीं है, तो क्रंच मैचेस में हमें पता नहीं है कि वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हसन अली की बात करें तो ऑब्वियसली किसी को समझ नहीं आई थी कि वो जब स्क्वाड में एकदम से आए भी हैं, 2 साल के बाद आए, एक मैच खिलाया और बाहर कर दिया। इससे बेहतर था शायद मेरे ख्याल से आप आमिर जमाल को वो मैच देते और आपको एक्चुअली पता चलता कि आपने उनको लेके जाना है कि नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि किसी प्लेयर को जब सेलेक्ट नहीं करना होता तो उसको बिल्कुल ही टीम से बाहर कर देते हैं। शायद ऑलरेडी माइंड बना चुके थे, पर मुझे ये लगता है कि आमिर जमाल को इस इंग्लैंड के स्क्वाड में भी होना चाहिए था और T20 में उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी। पर यही नज़र आ रहा है कि यही 3 प्लेयर्स जो अहमद भी कह रहे हैं और कल शाजी ने भी बात की थी, यही नज़र आता है कि यही 3 प्लेयर्स बाहर होते नज़र आ रहे हैं। अगर उस्मान खान की जगह इरफान न्याजी को ले आते तो बड़ा सरप्राइज़ होगा, बट ओवरऑल लगता यही है कि इस तरह यही स्क्वाड जाएगा। सेलेक्टर साहब, अगर मैं आमिर जमाल की बात करना चाहूँ इस वक्त, क्योंकि अहमद भाई मैं खुद भी फील करता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, कल कप्तान भी बात कर रहे थे, हमारे शो पे बात होती रही, शायद आप भी पहले करते रहे कि यार एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास मौजूद होना चाहिए था टीम के अंदर, क्योंकि आपको क्वेश्चन एक मिल जाता है। आमिर जमाल के बारे में होता है T20 में बहुत ज़्यादा रन्स लीक करते हैं, लेकिन वो जो एडेड एक क्वालिटी है उनकी बैटिंग के अंदर आपको वो पूरा डेप्थ करके देते हैं। आमिर जमाल का ना होना टीम में मुझे समझ में नहीं आ रहा। यार आप ठीक कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो एक अनफॉर्चुनेट सिनारियो ये है कि चाहे वो शायकीन क्रिकेट हो हमारे मुल्क में या वो क्रिकेट बोर्ड हो, गोल्ड फिश मेमोरी है, फ़ौरन भूल जाते हैं चीज़ों को, प्लेयर्स को भूल जाते हैं। जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता, जो ही नया सेटअप आता है PCB में तो आप उनको इग्नोर कर देते हैं। देखें आमिर जमाल से भी पहले सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आप पाकिस्तान में एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो आपने इतने सालों में किस में इन्वेस्ट किया? आपने फ़हीम अशरफ में इन्वेस्ट किया।
इमीडिएटली आप फिर ये फैसला करते हैं कि वो हमारे प्लान्स के अंदर कहीं नहीं है एंड यू क्लोज द केस। उसके बाद वो आपको उनकी परफॉर्मेंस के बाद ही नहीं वो आई अंडरस्टैंड, मैं तो आई एम नॉट डिफेंडिंग फहीम्स इंक्लूजन या एक्सक्लूजन, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जहाँ उनके साथ रहे थे ना, ही वाज योर प्राइमरी ऑप्शन, फिर दैट एंडेड। उनके जाने के बाद एक आमिर जमाल ऐसे कैंडिडेट नज़र आए जो बॉलिंग बैटिंग में, मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि आप उनकी वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स उठा कर देखें, विच इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, कि आपको एक ऐसा प्लेयर नज़र आता है जो इतनी ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया के फुल पेस अटैक के खिलाफ खेल रहा था। उनके पास पूरी एबिलिटी है, मेहनत उन्होंने की है, ग्रास रूट स्ट्रक्चर्स भी अगर आप उनके देख लें, अगर आप उनके साइड मैचेस देखें, हर चीज़ जो है वो क्लिक करती है। देखें क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरफ नहीं जा पा रहा। अब वो कप्तान ने फैसला करना है, टीम मैनेजमेंट ने करना है, सिलेक्शन कमेटी ने करना है, किसने फैसला करना है? क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि आमिर जमाल इस वक्त वो वाहिद ऑलराउंडर है पाकिस्तान के सर्किट के अंदर जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप उनको टीम में किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। आप ये देखिएगा कि इंडिया ने हार्दिक पांड्या को कितने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया ओवर द ईयर्स। अब खैर इट्स अ डिफरेंट ओपिनियन। बेन स्टोक्स हमें नज़र आए, जिमी नीशम नज़र आए न्यूजीलैंड के लिए, जिस तरह उन्होंने जिमी नीशम को यूज़ किया। आप साउथ अफ्रीका में चले जाते हैं तो आपको काफ़ी ऐसी मिसालें मिल जाती हैं। अब बात यही है कि आप देखें, मैं यही बार बार कहता आ रहा था कि मैं नहीं चाहूँगा कि इमीडिएटली कोई स्क्वाड में आए। अगर तो वो आपके प्लान्स में था तो आपको ये पिछली जो 3-4 सीरीज़ आप खेले हैं उसमें रेगुलरली आमिर जमाल को खिलाना चाहिए था। और मैं सना की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऐसा हुआ है कि किसी प्लेयर को अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप उसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं, बिल्कुल गायब कर देते हैं। आबिद अली के साथ ऐसा ही हुआ, वो एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल थी। और भी कितने प्लेयर्स हैं जिनकी निशानदेही की जा सकती है। आप देख लें, मोहम्मद अब्बास आप देख लें, आपके सामने आजकल नजर ही नहीं आते। बिल्कुल, उस्मान सलाउद्दीन थे, उनके साथ भी ऐसे ही किया गया। तो आई थिंक ये एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइन आप ये भी ले सकते हैं कि मुस्बत चीज़ ये है कि आमिर जमाल की क्रिकेट अभी ख़त्म नहीं हुई। वो पाकिस्तान टीम का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, वो क्वालिटी क्रिकेट खेलें। अच्छी बात यह है कि वो अपने आप को लॉन्गर फॉर्मेट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आई थिंक चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अब क्योंकि हम उस वर्ल्ड कप के दरवाजे तक पहुँच चुके हैं तो आई थिंक इन तमाम चीज़ों को तो हम डिस्कस करते रहेंगे। बट बार बार मेरी शायकीन क्रिकेट से भी अपील रहती है, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी यह बात कर रहे हैं कि देखें, एक प्लेयर को जिसको मैं पसंद करता हूँ अगर वो टीम में नहीं है, या जिसको आप पसंद करते हैं वो टीम में नहीं है, या मेरी पसंद का है, कोई ऐसा सिनारियो है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपने ये सोचना है कि आपकी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। तो ये हमारे जो कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, विद नो ऑफेंस ऑफ कोर्स, मतलब आई क्लियरली पीपल अंडरस्टैंड कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, उनसे भी गुजारिश है कि कोई ऐसी पर्सनल बेस्ड चीज़ें आप ना कहें जो टीम को इस मौके पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। पिछले 3 हफ्तों के अंदर हमने ऐसी चीज़ें सुनने को आई हैं, मीडिया के ऊपर चली हैं, पर्टिकुलरली ना सिर्फ बाबर आजम को लेकर बल्कि और भी कुछ प्लेयर्स के बारे में ज़ातियात पर बात की गई, उसको आपको इग्नोर करना है। देखें क्या वजह है, हम बार बार ये कहते हैं कि हमेशा जब वर्ल्ड कप का साल होता है तो सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के दरमियान चल रही होती है। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि ऑल ऑफ अस ग्रो अप, और बिल्कुल हमें उन प्लेयर्स के बारे में बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। बट एट द सेम टाइम जिस तरह कि हमने कहा कि वो जो 15 प्लेयर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे वो आपके प्लेयर हैं, मेरे प्लेयर हैं, हम सबके प्लेयर्स हैं। कप्तान ये जो आनो थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ टच की अहमद भाई ने, क्योंकि आप खुद भी कप्तान पाकिस्तान टीम की रही हैं, परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान वुमेंस टीम के भी देखो, मुझे पता है डाउनफॉल हुआ है, जो भी मामला हैं, मैं जितने भी एक्स क्रिकेटर्स के साथ बैठा हूँ, आपके साथ बैठते हैं, कि कुछ एक्स क्रिकेटर्स के साथ लिटरली वो बातें करते थे वर्ल्ड कप में कि प्लेयर्स कांटेक्ट करके बताते हैं कि दुख होता है जब आप लोग ऐसी बात करते हो, हमें आपका बैकअप चाहिए, जो वर्ल्ड कप में पिछले में हुआ सब कुछ भुला दें, नया वर्ल्ड कप है, कितना इंपॉर्टेंट है नेशन का बैकअप टीम को। बिल्कुल, आई थिंक, और इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो मीडिया का किरदार है। जर्नलिज्म की हम बात करते हैं, एथिकल जर्नलिज्म बड़ा कम रह गया है। दुख होता है ये बात कहते हुए, पर ये रियलिटी ज़रूर है। बहुत कम लोग हैं जो टीम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको इतना डीप देखते हैं, इतना डेप्थ में देखते हैं कि उसके ऊपर बात करने का उनके पास मटेरियल होता है। अदरवाइज़ यही ज़ातियात पे चले जाते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चले जाते हैं, और इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट कर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह अपने प्रोग्राम्स की रेटिंग बढ़ा ली जाए वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप के दिनों में। तो आई थिंक ये चीज़ें नुकसान देती हैं टीम को भी। आपका जो एक इमेज है, सॉफ्टवेयर इमेज स्पोर्ट्स के थ्रू जो दुनिया में जाता है, ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के टाइम पर, क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट होती है कि अगर आप उस वक्त कोई ख़बर बाहर निकालते हैं तो वो पूरी दुनिया में उसको पिकअप किया जाता है। तो ये ज़रूरी होता है कि आप ना सिर्फ प्लेयर्स की वेलबींग का ध्यान रखें, पर आप अपनी जो सोल है, आपकी जो अपनी जो लाइफस्टाइल जो आप जी रहे हैं, उसमें आप एथिकल जर्नलिज्म को लेकर आएँ। बिकॉज
इसकी कमी मैंने ज़रूर देखी है कि जब आपको फॉर एग्जांपल अगर किसी रिपोर्टर या किसी जर्नलिस्ट को मैंने अंदर की खबर नहीं दी टीम की, तो वो फिर पर्सनली पीछे पड़ जाएंगे कि भाई अब तो इसने हमारी बात नहीं की, हमें स्टोरी नहीं दी आपने। तो स्टोरी हम नहीं दे सकते जब हम एक फैमिली का, एक टीम का हिस्सा होते हैं, तो उसकी जो इंटेग्रिटी है कि वो बात अंदर ही रहनी चाहिए। तो ऐसे प्लेयर्स के अगेंस्ट ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है जो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो टीम की सैंक्टिटी को बरकरार रखें। तो आई थिंक इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसी तरह की आप जितना होमवर्क करेंगे इस उस सब्जेक्ट के ऊपर, आपके पास क्वालिटी कंटेंट हमेशा होगा। ये जो आपने बात की, मैं हम दोनों नाराज़ हैं क्योंकि जर्नलिस्ट भाई ने बताया नहीं हमें, स्कॉट भाई बता दें क्या है। लेकिन अहमद भाई लास्टली थोड़ा सा जहाँ पर हम बैटिंग यूनिट की बात करते हैं, स्पिन बॉलिंग की बात करें, मैं पेस बैटरी पे आना चाहता हूँ। पेस बैटरी इज योर मेन स्ट्रेंथ। अगेन मैं कहता हूँ पाकिस्तान की, लोग माने ना माने, इट्स योर मेन स्ट्रेंथ। शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मोहम्मद आमिर की बात मैं करूंगा। हंटिंग इन पेस की बात करें, वन इकोनॉमी रेट अच्छा है, दूसरा विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे लेते हैं। नसीम शाह डेडली फास्ट बॉलर, हारिस रऊफ बहुत अरसे के बाद वापस आ रहे हैं। बॉलर्स आपके पास हैं, लेकिन जो लास्ट ओवर्स का, डेप्थ ओवर्स का जो कोटा है, मिडल ओवर्स का कोटा है, वो किसके हाथ जाएगा? आई थिंक वो डिपेंड करता है कि फिर आप अगर 3 या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। अगर आप थोड़े से कुछ पुराने स्टैट्स उठा के देखें तो हारिस रऊफ के नंबर्स अभी भी बहुत अच्छे हैं डेप्थ ओवर्स में। उनका यूज़ ऑफ वेरिएशन एंड यूज़ ऑफ पेस हैज़ बिन गुड, बट अनफॉर्चुनेटली उसको कंसिस्टेंटली नहीं रख सके। अगर फिर आप हारिस को इक्वेशन से एक्सक्लूड कर रहे हैं तो 3 जो आपके फिर बॉलर्स रह जाते हैं, आई थिंक उसमें नसीम शाह वुड बी माय पर्टिकुलर कैंडिडेट, जिनको मैं चाहूँगा कि वो उस सिनारियो में बॉल करें, और एक आधा ओवर शायद आप शाहीन शाह अफरीदी का बचा लें। लेकिन फिर ये भी ज़रूरी है कि आप नया गेंद किससे शेयर करवाते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा। आपको इमाद को अगर आप खिलाना है तो वहाँ पर उसके 2 ओवर्स करवाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मुझे वो इतना इफेक्टिवनेस उसकी नहीं नज़र आएगी। तो ये बड़ा एक ट्रिकी सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कंसिडरिंग कि अगर पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है तो मेरे ख्याल से शाहीन और नसीम से आप अटैक करें, फिर आप मोहम्मद आमिर को फर्स्ट चेंज में लेकर आते हैं और आमिर का भी आप 1 ओवर बचा सकते हैं, आप वो डाइवर्सिटी अब रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट को भूल जाते हैं कि मुझे ये ज़ाती तौर पर लगता है कि अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना शुरू हो गई है। तो अपने बॉलर से हर बार ये एक्सपेक्ट करना कि वो अगली टीम को 120-130 पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ये आई थिंक हाइपोथेटिकली अब पॉसिबल नहीं होता जा रहा। टीम्स ज़रा बैटर्स पैराडाइज है, बाउंड्रीज छोटी हो रही हैं। थोड़ा सा अहमद भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हमें ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली तज्जियाकार जो बन जाते हैं वो बात करते हैं कि 150 हो रहा है, 150 चेज भी हो रहा है। वर्ल्ड कप में ये सूरत हाल नहीं होती। नहीं, हो भी सकती है वैसे, लेकिन देखें मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप अपने बॉलर्स को जो है वो पछाड़ दें, मैं वही बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर दफ़ा आपका बॉलर 130-140 पर नहीं आउट कर पाएगा, मार भी पड़ेगी, 150 भी होगा, 170 भी होगा, हो सकता है किसी ऐसी टीम के खिलाफ हो जाए कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर आपके बैटर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। देखें पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, बॉलर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो आपको मैचेस जिताते रहे। तो आई थिंक ये रेटरिक थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा, लेकिन बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आप मौजूद थे स्पोर्ट्स 360 के साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का दूसरा T20 मैच और पाकिस्तान वुमेन्स पहला ODI मैच आज खेल रही है इंग्लैंड के खिलाफ। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, मलिक खुर्रम शिदात साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई आपके टाइम का। खुर्रम भाई, अहमद भाई तो अपना स्क्वाड अनाउंस करके चले गए सिलेक्टर्स की तरह, आप बताएं स्क्वाड कब तक अनाउंस होगा? कल डेडलाइन है पाकिस्तान की, क्या वो एक्सटेंड हो सकती है?
नहीं देखिए जी, एक्सपेक्टेड ये है कि आज ही होगा स्क्वाड जो अनाउंस, और होना भी चाहिए। देखिए सब टीमों के अनाउंस हो चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान की टीम रह गई है। थोड़ा सा मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि कल वहाँ पे बारिश हो गई, मैच नहीं हो सका, और 2-1 प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट करना था, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ सकी सामने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा, लेकिन पूरा जवाब नहीं दिया खुरम भाई फिर खुरम भाई ने रखा है। लेकिन कप्तान, मैं आना चाहूँगा इंग्लैंड सीरीज़ के ऊपर, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जो हम बात करें। इंग्लैंड की अगर बात करूँ, जॉस बटलर बड़े पुरुमीद हैं कि इंग्लैंड टीम आपको डिफरेंट फिर कलर्स के अंदर नजर आएगी। जहाँ पाकिस्तान टीम की उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी वीकनेसेस भी बताई, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी उन्होंने बताए हैं। मैंने कहा कि डिप है इंग्लैंड टीम में कोई, मुझे शायद लगता है कि थोड़ा सा वो फ्लाई पॉइंट क्रिकेट अब वो नहीं खेलते, उनके पास स्टोक्स की कमी महसूस होगी उनको। जॉनी बेस्टो हैं, बटलर हैं, मोइन अली हैं, राशिद खान हैं। स्कॉट कैसे देख रही हैं? स्क्वाड उनका काफ़ी तगड़ा है। आई थिंक बेन स्टोक्स का ऑब्वियसली फ़र्क ज़रूर पड़ता है। वो जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, उनको आप किसी भी टीम में डाल दें या किसी भी टीम से निकाल दें, उस टीम को फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। बट ओवरऑल उसके उनके बावजूद भी अगर बेन स्टोक्स नहीं भी होते, जिस तरह के इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं पूरी दुनिया में खेलते रहे हैं, और आपको पता है हैरी ब्रूक एक नाम है जो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट उनका फैक्टर हो सकता है इसके अंदर। और अच्छी चीज़ है जो कंसिस्टेंसी है, जेफरी आर्चर वापस आ गए हैं, बॉलिंग अटैक उनका काफ़ी नज़र अच्छा आता है, स्पिन अटैक मैच्योर है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास मैच्योर स्पिनर्स हैं तो वो किसी भी विकेट पे आपको एज अ मैच विनर आके वो साबित कर सकते हैं अपने आप को भी, और टीम का फ़ायदा कर सकते हैं। तो बैटिंग का तो आपको पता है उनका स्टाइल एक ही है, वो फुल एग्रेशन के साथ जाते हैं। बॉलिंग भी उनकी एक काफ़ी कंप्लीट लाइनअप है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिटनेस और फील्डिंग, आई थिंक वो हमेशा से इंग्लैंड की अच्छी रही है। तो मेरे नज़दीक बड़ा अच्छा बैलेंस स्क्वाड है। सिर्फ यही बात है, और इसीलिए आप देखें कि पूरी दुनिया में लीग्स में उनके हर वक्त प्लेयर्स जो हैं वो उनकी मांग होती है। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा आप उनको लाइट ले सकते हैं। मेरे से बड़ा तगड़ा स्क्वाड है। थोड़ा सा अगर इंग्लैंड की बात करूं, ओपनिंग डिपार्टमेंट में आपको पता है इनके इश्यूज चलते हुए आए हैं, बहुत से ओपनर्स को इन्होंने इंक्लूड करनी, रेड बॉल क्रिकेट में तो इनका मसला चलता हुआ अभी भी चल रहा है। T20 की बात करूं, बहुत से चिप्स एंड चॉप्स इन्होंने किए हैं। फिल सॉल्ट इनके पास मौजूद हैं, हैरी ब्रोक की इन्होंने बात की, हैरी ब्रोक क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा आके खेलते हैं, बटलर मौजूद हैं, बेस्टो मौजूद हैं। ओपनिंग डिपार्टमेंट इनका स्टिल मैं कहता हूं कि अनस्टेबल है। नहीं बिल्कुल आपने सही चीज़ हाईलाइट की। देखें रिसेंटली आईपीएल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने परफॉर्मेंस किया, जिस तरह से जॉस बटलर हो गया, बेस्टो हो गया। इसके अंदर मैं मिडिल ऑर्डर की भी बात करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि लिविंगस्टन ने जिस तरह से लास्ट ईयर जो 2 साल पहले जब पाकिस्तान इंग्लैंड का टूर किया था, तो उसमें फास्टेस्ट जो इंग्लैंड की तरफ से T20 100 भी किया था, उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और उनके बाद देखिए जितने भी प्लेयर्स हैं सारे मॉडर्न डे के हवाले से हैं। स्पेशली देखिए स्पिनर में भी देख लें, जिस तरह आदिल रशीद हैं इस वक्त T20 में जो है नंबर 1 स्पिनर हैं, और मोइन अली भी ये थ्रू आउट जो है परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। आर्चर की जिस तरह से वापसी हुई है, आप देखते हैं कि वो उस तरह से परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। तो फिर मार्क वुड जिस तरह से एक्सप्रेस पेस है, एक बैलेंस और बहुत अच्छा स्क्वाड है। और आपको पता है कि दूसरा ये डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और इंग्लैंड जो हमेशा जो है होम एडवांटेज भी उनको होता है, और वो हमेशा वहाँ पे टफ कॉन्टिनेंटल रहती है। कप्तान, थोड़ा सा वर्ल्ड कप के क्योंकि इस वक्त वार्म अप मैचेस जारी हैं, कल जैसे यूएसए ने अपना शिकस्त दी है बांग्लादेश को। इंडिया की बात करो, इंडिया ने जहाँ पर हमने मैच खेलना है वहाँ पर एटलीस्ट 4 से 5 मैचेस खेलने हैं। एक डिबेट आपको पता है इस वक्त हर जगह सोशल मीडिया पे आपको नजर आती है कि पाकिस्तान सीरीज सबसे ज़्यादा खेल रहा है वर्ल्ड कप से पहले। पाकिस्तान सीरीज में इस वक्त बिजी है इंग्लैंड के साथ। वैसे अगर दूसरी टीम्स की बात करूँ, इस वक्त वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस उन कंडीशंस पे बिजी हैं। कुछ फ़र्क आपको नजर आएगा पाकिस्तान जब उस वर्ल्ड कप कंडीशंस के अंदर जाता है? मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर बात है जी, कंडीशंस का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। आपको एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, बॉल के बाउंस में, स्पिन में, उन फैक्टर्स का फ़र्क होता है। आउटफील्ड, विंड डायरेक्शन, आपको पता है क्रिकेट के अंदर 1-2 इंचेस से बात बदल जाती है। अगर आप कैच को ओवर रन कर जाते हैं वो छक्का हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जब कंडीशंस में उन्हीं ग्राउंड पर जिस तरह इंडिया को मैचेस मिल रहे हैं, तो वो एक एडिशनल एज तो है उनको। और इसीलिए बीसीसीआई इतना तगड़ा एक बोर्ड है जो आईसीसी को डोमिनेट भी करता है। इसमें ये एक ट्रूथ है जिसके साथ वी हैव टू लिव, और अनलेस वी बिकम स्ट्रॉन्गर, बाकी बोर्ड ज़रा स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ज़्यादा दिन की बस आपको एडजस्टमेंट जल्दी करनी पड़ेगी जब भी आप जाते हैं वापस। तो कंडीशन से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, और जो लोग वहाँ पर उन कंडीशंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं डेफिनेटली उनको एज ज़रूर है। थोड़ा सा खुरम भाई अगर बात करना चाहूँ, इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस वुमेंस टीम इंग्लैंड का आपको पता है आज पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। T20 स्क्वाड के अंदर एज सच हमारी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी। पिछला भी आपको पता है T20 सीरीज हमारी इस सेंस में अच्छी नहीं गुजरी। इंग्लैंड जैसे कप्तान ने भी उस दिन कहा वनडे के अंदर बहुत तगड़ा साइड है। पाकिस्तान टीम में चेंजेस कुछ देखेंगे आज?
नहीं बिल्कुल, देखिए इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है कि इंग्लैंड की टीम काफ़ी मजबूत टीम है और रिसेंटली जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, हालांकि कल प्रेस टॉक में नीदरलैंड ने काफ़ी पॉजिटिव नज़र आई हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टीम को बकअप किया है। उन्होंने कहा कि हम अप टू द मार्क परफॉर्मेंस तो नहीं दे सके, पर ये है कि हमारे जो है पावर प्ले में हमने बहुत अच्छे यूटिलाइज़ किया, हमारे काफ़ी सारे इंपैक्ट प्लेयर्स हैं। और देखें टीम के अंदर एक सीनियर और जूनियर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर जिस तरह से मुनीबा ने प्रेस टॉक की है, तो निदा डार भी हैं, नीचे आलिया भी हैं। देखें लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस हुआ था कि अब थोड़ा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इनको थोड़ा ऊपर आना चाहिए, अपना जो है ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर जो चेंज करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम के अंदर डेप्थ बहुत अच्छी है, फिर फातिमा सना पे बहुत है, डायना बेग ने रिसेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हालांकि लास्ट सीरीज़ में भी इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। तो पाकिस्तान से जो है एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान अच्छी टीम परफॉर्म करेगी। कप्तान, इंग्लैंड के बारे में आपने भी कहा कि ऑब्वियसली लॉन्गर फॉर्मेट खेलती है, वनडे साइड बहुत तगड़ी साइड आपको नजर आएगी। T20 के अंदर जो गलतियां थी, हमने शायद प्लेसमेंट्स की बात मैं फिर करूं, पोजीशन समझ नहीं आ रही किसको कहां पर भेजा जाए। इंग्लैंड सीरीज है भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अपना उसके साथ ही अपना ही चल रही है वनडे की। कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को वापस उस ट्रैक पे लेके आने के लिए, कॉन्फिडेंस वापस रीगेन करने के लिए? आई थिंक मुश्किल सीरीज़ होगी जहाँ तक मैं समझ रही हूँ इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि बिस्मा मारूफ का जो रिटायरमेंट है वो T20 में उतना हिट नहीं करेगा पाकिस्तान को जितना वो वनडे क्रिकेट के अंदर करेगा, क्योंकि बिस्मा का जो स्टाइल ऑफ प्ले था वो लंबा लेके जाती थी और अपना टाइम लेती थी वहाँ पर। और लंबे खेलने वाले प्लेयर्स में एक आपके पास सिद्रा अमीन है जो तगड़ा खेल सकती हैं, उसके अलावा आपके पास नीचे आके मुनीबा थोड़ा डिपेंडिंग कि वो उस वक्त अगर उसको शुरू में रन मिल जाते हैं तो शी कैन टेक इट लॉन्ग। आलिया का हमने बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे कर दिया कि वो लंबी इनिंग्स खेलती हुई नज़र नहीं आ रही, तो वो मुझे लगता है वो इम्पैक्ट आपको वनडे में ज़्यादा फील होगा। T20 में हमने उसके बिस्मा के बगैर भी 150 के करीब पहुँचे इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप कि आपकी टीम के अंदर सलाहियत मौजूद है। अब आपने सिर्फ ये करना है कि आप अपना बैटिंग ऑर्डर ठीक करें, उसमें भी क्योंकि ऊपर के प्लेयर थोड़े जल्दी आउट हो गए, आलिया निदा को जल्दी बारी मिल गई, तो आप ये स्कोर लगा सके। रादर देन आप वेट करें कि प्लेयर्स आउट हों, आप पहले ही ऊपर जाएं, जैसे खुरम भाई भी बात करें, तो ये बड़ा ज़रूरी है T20 के लिए। वनडे के लिए अब मुझे लग रहा है कि ये सीरीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड जो है बहुत तगड़ी टीम है, वनडे की भी बहुत तगड़ी टीम है, और वो जो है वो आपको पूरी तरह से टेस्ट ज़रूर करेंगे। और वनडे हमने बहुत अरसे से खेला नहीं हुआ, न्यूजीलैंड के बाद वेस्ट इंडीज़ के साथ हमने खेल रहे हैं और अब हम खेलने जा रहे हैं, तो वनडे की हमारी ओवरऑल जो प्रैक्टिस है वो ज़रा कम है एज़ कम्पेयर टू T20 क्रिकेट। नहीं कप्तान, थोड़ा सा खुरम भाई, अगर इसी चीज़ पर कप्तान बात करूँ, पाकिस्तान की जितनी परफॉर्मेंसेस को अगर मैं एनालिसिस करूँ, आप खुद भी क्योंकि खुद कप्तान रही हैं, आपको बेहतर पता है वुमेंस टीम का, हमारी लड़कियों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, स्टार्ट के अंदर प्रेशर मेंटेन किया है, लेकिन उस प्रेशर को आखिर तक मेंटेन क्यों नहीं कर पाते हम लोग? रन्स कहाँ लीक करते हैं? दूसरा, बैटिंग के अंदर भी बात करूं, स्टार्ट आपको कहीं 40-50 रन बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं, लेकिन एकदम जो क्रम्बल करती है बैटिंग ऑर्डर, मसला कहाँ पर आता है? देखिए, जो आपने बॉलिंग की बात की, वो आखिर के 10 ओवर जब एक्चुअल प्रेशर क्रंच मोमेंट आ रहा है, वहाँ पर एक तो फिटनेस का इशू आ रहा है, फील्डिंग का इशू आ रहा है। जब आपको हार्ड आ रही है ऑपोजिशन आपके ऊपर, वहाँ पर हमारी फील्डिंग जो है वो लैप्सेस हो रहे हैं और वहाँ पे हमें ठीक करना पड़ेगा अपने आप को। और अंडर प्रेशर आपकी फ़िटनेस भी टेस्ट हो रही होती है, तो आई थिंक वो आपको मज़ीद बेहतर करनी है। मैंने इससे बात की, 1.5 साल से फ़िटनेस टेस्ट हुए नहीं लड़कियों के, वहाँ पर हमारा नुकसान ज़रूर हुआ है। और उसके अलावा जो बैटिंग की आपने बात की, बैटिंग में मसला यही आ रहा है कि आप सही जगह पर सही लोग भेज नहीं रहे, तो बैटिंग के अंदर मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा आपको। अगर आप प्रॉपर तरीके से खिलाएं, फातिमा सना, आलिया और निदा के बाद है, डियाना को भी आप बैटिंग में आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करें, तूबा हसन ठीक ठाक बैटिंग कर लेती, अगर एक मोमेंटम आप देंगे तो फिर आपको इनिंग्स नज़र आएगी। मोमेंटम नहीं होगा तो फिर कोलैप्सेस ही नज़र आएंगे, क्योंकि एकदम से रिक्वायर्ड रन रेट इतना बढ़ जाता है कि आके फिर 2-3 बुरी शॉट्स लगाओ और आपको थोड़ी देर में पता चलता है 2 ओवर्स के अंदर के पूरा मैच ही बदल गया। थोड़ा सा खुरम भाई, आलिया रियाज की उन्होंने बात की, फातिमा सना की बात की, मैं खुद इस चीज़ पे, अगर मैं पाकिस्तान वुमेंस टीम के जितने मैचेस अभी तक देखे हैं, उन्होंने आलिया रियाज ने अपने आप को प्रॉपर एक पिंच हिटर जो सा है उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, फिर भी उनकी परफॉर्मेंसेस को देख के हम लोग उनको ऊपर बैटिंग पे क्यों नहीं लेके आते, नीचे क्यों हमेशा कर देते हैं? नहीं, ये तो देखें डिस्कशन काफ़ी अरसे से हो रही है। देखें ये 2 एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इस वक्त टीम के अंदर, और देखें इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि आपकी बिस्मा मारूफ के जाने के बाद टीम के अंदर एक खला है, और जिस तरह से वो बैटर थी और काफ़ी लंबा लेके करती थी, बैटिंग वगैरह करती थी, उनकी एवरेज भी बहुत अच्छी थी। और स्पेशली देखें 50 ओवर्स की गेम में आपको पता है कि पार्टनरशिप डेवलप करनी होती है और एक लंबी पार्टनरशिप लेके चलनी होती है। और आपने T20 में भी देखा कि जिस तरह से हमारे जो ओपनर्स थे उस तरह से पावर प्ले को उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया। अगर ऊपर
से आते, थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते, पावर प्लेस में रन ज़्यादा अच्छा करते, और नीचे आपकी ऑलरेडी पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी थी नीदा डार और आलिया रियाज की। तो ऊपर से आप अच्छे रन्स करते हैं तो नीचे वाले प्लेयर्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, वो ईजिली छोटे छोटे माइलस्टोन से जो है अपना पार्टनरशिप बिल्ड कर लेते हैं। और देखिए इनके अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, नीदा डार के अंदर भी है, आलिया रियाज के अंदर भी है, देखें मुनीबा के अंदर भी है, सदफ शम्स में भी अभी जैसे साइड मैच में भी रन्स किए हैं, तो इनके अंदर पोटेंशियल है। तो इनको सही बात है कह रही हैं कि सना मीर के इसको आप सही यूटिलाइज़ करें, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाएं। कप्तान सदफ शम्स की बात करूं तो मुझे एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट नज़र आता है फ्यूचर के लिए, लेकिन क्या उनको पोजीशन जिस पे खिलाया जा रहा है क्या वो ठीक पोजीशन है? देखिए वन डाउन मेरे ख्याल से ज़्यादातर वो खेली हैं। एक मैच में तो बड़ा अच्छा खेलता हुआ नज़र आई, जो पहला मैच था गालिबन, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बारी ली। मेरे ख्याल से सदफ शम्स और गुल फिरोज़ा में से आपको एक को चूज़ करना पड़ेगा। T20 बहुत करीब है और ज़्यादा फिर भी चांसेस जो मिले हैं वो सदफ शम्स को मिले, तो मुझे लगता है आपको उसके साथ स्टिक करना पड़ेगा। गुल फिरोज़ा भी अच्छी प्लेयर नज़र आती हैं, टेक्निकली ठीक है, पर अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, 3 महीने फॉर अ वुमेन क्रिकेटर टू कम इनटू इंटरनेशनल सर्किट और उसको डोमिनेट करे, वो मुझे लगता है कि कम है आपके पास टाइम। तो आप उनमें से एक को खिलाएं। आपके पास आयशा ज़फ़र भी बाहर बैठी हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और उसके अलावा निदा और आलिया एक स्टेप ऊपर आएँ, तो मुझे लगता है इस टीम की काफ़ी अच्छी शेप है। गुल फिरोज़ा क्या आप T20 स्क्वाड में रखना चाहेंगी? उनकी मैं परफॉर्मेंस अगर देखूं तो आपको पता है स्लो स्टार्ट है, सेंस में एग्रेसिव नहीं है। देखिए उनको इस दफ़ा इन्होंने ट्राई किया और वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इतना मौका नहीं मिला। मैं समझती हूँ इतने करियर के शुरू में आपको किसी के ऊपर कुछ टैग नहीं लगाना चाहिए। आने वाले जो वर्ल्ड कप है जो अक्टूबर में हो रहा है बांग्लादेश में, उसमें मुझे लगता है कि आपको एक ही सदफ शम्स के साथ जाना चाहिए, पर आने उससे अगले वर्ल्ड कप में गुल फिरोज़ा अपने आप को क्यों नहीं तैयार कर सकती। तो आई थिंक करियर के इतने अर्ली टाइम पर किसी भी प्लेयर के ऊपर मैं ना तो खुद टैग कभी लगाती हूँ, और जब कोई लगाता है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, बिकॉज आप एकदम से आप उस प्लेयर को पहले नरिश तो होने दें, आप देखने तो दें, फ्लरिश करने दें कि वो क्या उसका पोटेंशियल है। पहले 3-4 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी पर टैग लगा देना कि जी ये फॉर्मेट खेल सकता है, ये नहीं खेल सकता, आई थिंक ये बड़ा क्विक होता है। प्लेयर ह्यूमन बीइंग अगर काम करने पे आ जाए और उसको सही ग्रूमिंग मिल जाए तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। खुरम भाई, फातिमा सना की बात अगर करें, फातिमा सना आपको पता है उन पे मैं कहता हूँ कि आने वाले कप्तान है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड में आपको याद हो निदा डार को जब बॉल लगी तो उन्हें कप्तानी की, आपको बड़ा एक डिफरेंट कप्तानी, उनका एक बॉडी लैंग्वेज उनकी आपको नजर आती थी। फातिमा सना ऑफ कलर नजर आ रही है, लेकिन फिर वही कहूंगा कि शायद उनकी जो बैटिंग पोजीशन है उसको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, उनकी एक बैटिंग पोजीशन होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि देखें उनके एक बैटिंग पोजीशन होनी चाहिए, दूसरा देखें बॉलिंग के अंदर भी कोई उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, जिस तरह से इन्होंने रिसेंटली मैच में परफॉर्म किया T20 में। देखिए अप टू द मार्क उनकी बॉलिंग नहीं थी, वो काफ़ी शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रही थी और ईजिली वो जो है ना रन्स हो रहे थे। और दूसरा देखें जिस तरह से पाकिस्तानी टीम का तो पोटेंशियल है, तो इसके अंदर मैं आयशा ज़फ़र की ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आयशा ज़फ़र ने जिस तरह से रिसेंटली डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, ये गुल फिरोज़ा और आयशा ज़फ़र ऐसी प्लेयर थी कि जिन्होंने रिसेंट सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ में कम बैक किया था और 2 बार तीसरी थी, तो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, इनको कैरी ऑन करना चाहिए फर्दर। कप्तान फातिमा सना की बात करना चाहूँगा, हमारे साथ आपको याद है शो पे भी यहाँ मौजूद थी। अगर न्यूजीलैंड सीरीज़ की जो मैंने बात की कि आपको आने वाले फ्यूचर के कप्तान नज़र आती हैं, कहीं इंजरी का मसला तो नहीं है? फटीक बहुत ज़्यादा कैरी करी है, बॉलिंग यूनिट में अगर देखो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बैटिंग में देखो तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया उनकी बैटिंग ऑर्डर को। देखिए उनको बॉलिंग में भी आपने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, किसी मैच में वो ओपन आके कराती हैं, किसी में वो फर्स्ट चेंज आ रही हैं, किसी में वो सेकंड चेंज आ रही हैं। तो आई थिंक इस एज में जिसमें वो हैं उनका एक रोल डेफिनेशन ज़रूर होनी चाहिए। कहीं पर उनसे भी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, थोड़ा सा उनको भी अपनी वेरिएशन। फातिमा सना को जितना मैंने देखा है क्रिकेट में, उसको बहुत शौक है आउटस्मार्ट करने का प्लेयर को, तो कभी कभी आपको चीज़ों को सिंपल रखना होता है। आप अपनी 1-2 स्टॉक डिलीवरीज के साथ जाएं, अगर आप हर बॉल पे वेरिएशन या हर बॉल पे विकेट लेने जाएंगे तो फिर वो होगा जो उनके साथ हो रहा है। तो आई थिंक उसको थोड़ा सा पहले बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सिंपल करना पड़ेगा, वहाँ पर वो गलती कर रही है। पर बहुत ज़्यादा जब आप फ्लक्चुएशन करते हैं, आप डयाना को देखिए, वेस्ट इंडीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड के पहले मैच में बाहर बिठा दिया, किस रीज़न के ऊपर मुझे ये सिलेक्शन समझ नहीं आती। क्योंकि डयाना अब एक्सपीरियंसड है, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इतना अरसा क्रिकेट खेलने पे कि उसने आके कमबैक कर दिया। एक यंग प्लेयर जिसने इतनी अप्स एकदम से देखी हैं, फातिमा सना ने बड़ा अच्छा टाइम देखा है, उसको जब आप बार बार गिराएंगे तो इतनी जल्दी वो वापस ऊपर आना एक यंग प्लेयर के लिए मुश्किल होता है। सीनियर्स जो होते हैं उनको पता होता है यार चलता है ये, मतलब दे टेक इट इन देयर स्ट्राइड। तो आई थिंक थोड़ा सा और मेच्योरिटी से इनको हैंडल करना चाहिए और फातिमा को खुद भी चीज़ों को ज़रा सिंपल करना चाहिए। खुरम भाई, मैं वापस आना चाहूँगा पाकिस्तान मैच के ऊपर, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। सिलेक्शन आपने कहा कि स्कॉट जोन्स से शायद आज अनाउंस हो जाए, कुछ चेंज आप पाकिस्तान टीम में फिर देख रहे हैं? मैं फिर जाऊँगा स्पिन बॉलिंग यूनिट, कोई आपको वापस को नाम आएगा इस टीम में?
देखिए स्पिन बॉलिंग यूनिट में आपके पास ऑलरेडी इमाद वसीम भी नहीं, मैं हैं, जेन्युइन स्पिनर की बात कर रहा हूँ। आपके शादाब भी हैं। जेन्युइन स्पिनर की फिर बात कर रहा हूँ। चलें, बताएं बताएं। नहीं देखें, ज़्यादा नाम तो इस वक्त जो चल रहे हैं दो, सलमान अली आहक है कि आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने PSL में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म भी किया है, काफ़ी इंपैक्ट भी क्रिएट करते हैं, बैटिंग में भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रहे हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, प्लस ये है कि बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि देखें उसामा मीर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी, पर वो उसमें नहीं है, अंडर कंसिडरेशन जो है रिसेंट, हालांकि उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर आपको पता है कि ऑलरेडी टीम के अंदर जो है इफ्तिखार भी मौजूद हैं, आपके इमाद भी मौजूद हैं, आपके शादाब भी मौजूद हैं। फिर ये है कि पार्ट टाइम में आप अगर देखा जाए तो आपके साइम अयूबी बॉलिंग कर लेते हैं। कप्तान, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, जेन्युइन स्पिनर की बार बार बात कर रहा हूँ। उसामा मीर, आप लिटरली ट्रम्प कार्ड मिस करोगे। चलें अगर उसामा को नहीं पिक करते, लेकिन एक जेन्युइन स्पिनर US कंडीशन, वेस्ट इंडीज़ कंडीशन में क्या वापस टीम में कोई आएगा? देखिए सही कह रहे हैं आप, उसामा मीर की कमी आपको महसूस हो सकती है वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस थी और जिस तरह के क्रंच मैचेस में वो आके परफॉर्म कर रहे थे, वो आपका हो सकता है। बट बात ये है कि आपको एक बड़ी टफ कॉल करनी थी शादाब और उसामा मीर के बीच में से एक को लेके जाने के लिए, और शादाब इज़ द राइट चॉइस इन द सेंस कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, बैटिंग का एक बहुत बड़ा एज है शादाब के पास। अब शादाब जैसे प्लेयर को यूटिलाइज करने के लिए आपको पूरी टीम की स्ट्रैटेजी उनके हिसाब से अनफॉर्चुनेटली बनानी पड़ेगी। उनके 7वें नंबर पे आके अगर आप शादाब को यूज़ कर रहे हैं बैटिंग में, तो इतना फ़ायदा वो आपको नहीं दे सकेंगे, वो एक ऑर्डिनरी प्लेयर नज़र आएंगे। पर अगर वही शादाब को आप 5वें नंबर पे यूज़ कर लेंगे तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नज़र आ सकते हैं। कभी कभी इस तरह की भी चीज़ें आ जाती हैं क्रिकेट के अंदर, प्लेयर की इवॉल्व जब वो अपने आप को कर रहा होता है। तो बॉलिंग में शादाब या तो आउटस्टैंडिंग करें, अदरवाइज़ वो एक इशू जो है वो पाकिस्तान टीम को ज़रूर हो रहा है उसामा मीर को ड्रॉप करने के बाद। लास्ट ही खुरम भाई, बाबर आजम 1 डाउन बैटिंग ठीक पोजीशन है? नहीं बिल्कुल, देखिए उनकी अपनी खुद चॉइस है, और आपने देखा कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर हैं, साइम अयूब जो है ऊपर से आके परफॉर्म भी करते हैं, काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर हैं। दूसरा मोहम्मद रिजवान भी एज ए ओपनर जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी आपको पता है कि मैच्योर इनिंग्स हैं, और रिसेंटली भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया है, तो सूटेबल उनके लिए 1 डाउन होने अच्छा है। अरे बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, मौजूद थे स्पोर्ट्स 360 के साथ। लेकिन स्टिल मैं फील करता हूँ कि जो कप्तान भी कह रही हैं, खुरम भाई, अहमद भाई से बात हुई कि आपको एक स्पिनर की कमी महसूस होगी इस टीम में। अल्लाह ना करे वर्ल्ड कप के अंदर आपको कुछ कमियां महसूस हो, लेकिन आपकी टीम डिफरेंट कलर के अंदर यहाँ पर नजर आए। आज स्कॉट की अनाउंसमेंट भी है, होपफुली आज हो जाए या कल तक तो अनाउंसमेंट हो जाएगी। यही सेम एज शायद टीम जो उनसे ट्रैवल करे US के लिए। ऑल द बेस्ट है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पाकिस्तान टीम हमारी है, क्रिटिसिज्म भी होता है, सारे मामला होते हैं, लेकिन ये जब जीतते हैं सबसे ज़्यादा खुशी हमें ही होती है। हम ही होते हैं जो बार बार इस टीम को बैकअप भी करते हैं। बैकअप करें इस टीम को, उम्मीद करें कि इंशाल्लाह ताला अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में हमें दिखाने में कामयाब होंगे। मुझे मेरी टीम को नेक्स्ट वीक तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।